प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम शुरू करेंगे। अभी हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, दूसरा चैप्टर अभी अधूरा है। पहला चैप्टर हमने करा था ये अर्थव्यवस्था एक परिचय, दूसरा हमने शुरू किया था डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई आज हम शुरू करेंगे इन्फ्लेशन। तो हम मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पे नए आए हैं, तो आप पहले वो 2 वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे की चीज़ें आपको समझ में आए। तो आज हम जो है पहले थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद जो है कल का बचा हुआ हम पोर्शन करेंगे। तो हम डिमांड और सप्लाई हमने शुरू किया था। तो हमने क्या बात करी थी कि मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है। तो यानी वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कोई भी उपभोक्ता एक निश्चित समय में एक निश्चित समयावधि के अंदर विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है, डिमांड कहलाती है। वहीं हमने बात करी थी सप्लाई यानी आपूर्ति किसे कहते हैं। तो यानी कोई भी उत्पादक या उपभोक्ता उत्पादक या विक्रेता अगर वस्तु और सेवा की एक निश्चित मात्रा को विभिन्न निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार रहता है, तो क्या होती है उसको आपूर्ति कहते हैं, उसको सप्लाई कहते हैं। तो हमने दो तरह के कॉन्सेप्ट देखे थे कि जब एक कंडीशन थी कि डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, दूसरी कंडीशन थी कि सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड से। क्योंकि दोनों इक्वल हो ये आदर्श कंडीशन होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वस्तुओं की क्या कीमतें बढ़ेंगी क्या है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति क्या है, बढ़ेगी। और उससे क्या होगा, उत्पादक जो प्रोड्यूस कर रहा है विक्रेता इसको बोलते हैं, उसको लाभ होगा तो क्या इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा, इन्वेस्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यानी रोजगार जनरेट अधिक होगा, रोजगार जनरेट होगा तो लोगों की एक फिक्स इनकम होगी, फिक्स आय होगी तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा। वही अगर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो क्या होगा, वस्तु और सेवाओं की क्या है, में कमी आएगी, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में घटेगी तो विक्रेता को लाभ नहीं होगा तो क्या है, इन्वेस्ट कम करेगा तो रोजगार जनरेट नहीं होगा, अगर जनरेट भी होगा तो कम होगा। और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों की एक रोजगार जनरेट नहीं होगा तो लोगों की फिक्स इनकम नहीं होगी तो उनका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। और क्या है, मंदी की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास क्या है, पैसा नहीं है, तो अर्थव्यवस्था क्या है, मंदी में चली जाती है। और दूसरी कंडीशन उसके बाद हमने बात करी थी कि 2 कॉन्सेप्ट हमने देखे थे कि जो अगर डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, और इधर हमने सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होती है, मंदी की कंडीशन बनती है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो मंदी वाली कंडीशन, और अगर डिमांड ज़्यादा हो तो क्या है, इन्फ्लेशन की कंडीशन बनती है। तो हम बात करते हैं कि डिमांड का जो संबंध होता है ना, अगर इन्फ्लेशन कोई चीज़ की बढ़ रही है और वो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दर्शाएगी, क्योंकि इससे क्या हुआ, पैसे की वैल्यू घट जाती है, यानी हमें जो पैसे की वैल्यू है वो घट जाएगी। और दूसरी हमने बात करी थी कि अगर सप्लाई कोई चीज की ज्यादा हो, मंदी की कंडीशन अगर लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन जो यूएसए के 1930 में आया था, ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ था उसमें, मंदी की कंडीशन लंबे टाइम तक बनी रही, तो उससे क्या हुआ, महामंदी की अवस्था में जो है अर्थव्यवस्था चली जाती है। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो है डिमांड का संबंध किससे होता है, डायरेक्ट पैसे से होता है। वो पैसे को मार्केट में हम तरलता के रूप में देखते हैं। तरलता 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है तरलता ज़्यादा हो मार्केट में, एक तरलता कम हो। तरलता ज़्यादा होने का मतलब है मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा है, और तरलता मार्केट में कम होने का मतलब है पैसे की सप्लाई मार्केट में कम है। और पैसे की जो सप्लाई कम-ज़्यादा इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियाँ यूज़ करता है, जिसमें हमने बात करी थी कि किस प्रकार आरबीआई जो है तरलता को बढ़ाता है या कम करता है। तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या है, ब्याज दरों में कमी कर देगा, तरलता बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों के पास खर्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा, चीजें क्या है, महंगी होगी, अल्टीमेटली क्या है, महंगाई बढ़ेगी। और दूसरा हमने बात करी थी कि इस प्रकार जो है तरलता अगर आरबीआई क्या है, ब्याज दरों को अगर एक टाइम ब्याज दरों को बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, इधर तरलता कम हो रही है। और अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आरबीआई क्या है, ब्याज दरों को कम करेगा तो इसलिए बात है तरलता बढ़ेगी, यानी दोनों कंडीशन रिवर्स होगी। तो ब्याज दरों को अगर आरबीआई कम करेगा तो तरलता बढ़ेगी, तो खर्चा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। और ब्याज दरों को अगर आरबीआई जो है अधिक करता है तो तरलता कम होगी, खर्चा कम होगा तो महंगाई कम होगी। इस प्रकार जो है आरबीआई कंट्रोल करता है। और दूसरा हमने एक बात करी थी कि जो है अगर हमें इन्फ्लेशन से लड़ना है तो हमें मौद्रिक नीति अपनानी पड़ती है आरबीआई की। ये आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था से जो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इसी टूल्स का यूज करता है। इसी प्रकार सेम मंदी की अगर कंडीशन है उससे अगर लड़ना हो तो इसमें सरकार का योगदान होता है। सरकार क्या है, फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति का यूज करती है और अर्थव्यवस्था से लड़ती है। उसमें क्या करती है सरकार, सरकार खर्चा करती है, क्योंकि मंदी कंडीशन आ रखी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में पैसे की सप्लाई नहीं है, तो कोशिश रहती है सरकार की कि मार्केट में पैसे की सप्लाई को बढ़ाया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था में जो है एक स्थिरता, मतलब एक अर्थव्यवस्था में जो है चहल पहल बनी रहे, पैसे की सप्लाई हो
तो यानी लोगों के पास पैसा हो, लोगों के पास पैसा होने के लिए सरकार जैसे सब्सिडी देती है, सब्सिडी को बढ़ा दे, या फिर सरकार कोई योजना चलाती है, उसमें पैसा बढ़ा दे। तो यानी अल्टीमेटली सरकार का मोटिव रहता है, सरकार खर्चा करेगी और अर्थव्यवस्था को सामान्य पटरी पर लाने के लिए, मंदी से लड़ने के लिए सरकार जो है राजकोषीय नीति का यूज़ करेगी, और इधर आरबीआई जो है महँगाई इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए मौद्रिक नीति का यूज़ करेगा। ये हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी कि आगे जो है अर्थव्यवस्था के जो है कौन-कौन से जो है फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करते हैं, माँग को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हमने बात की थी वस्तु और सेवाओं की कीमतें की। वस्तु और सेवाओं की जैसे कीमतें बढ़ती हैं, तो अर्थव्यवस्था की जो है के वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं चीज़ों को कम खरीदने की वो है कोशिश करूँगा, क्योंकि चीज़ें क्या है महँगी हो रही है, तो कीमत क्या इफ़ेक्ट कर रही है, डिमांड को इफ़ेक्ट कर रही है, डिमांड कम होगी, सीधी-सी बात है। कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड कम होगी, वस्तु और सेवाओं की कीमतें इफ़ेक्ट कर रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा होगी, उसी बात है, जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो मार्केट में पैसे ज़्यादा आएँगे, तो खर्चा करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो उससे भी क्या हो रहा है? यानी डिमांड बढ़ा दी मैंने। और तीसरी चीज़ क्या होगी, अगर मेरे पास आय ज़्यादा है, मतलब मुझे मेरी सैलरी बढ़ गई या इनकम ज़्यादा होने से क्या होगा, मेरे पास पैसा ज़्यादा है, तो मेरी खरीदने की जो है परचेज़िंग पावर वो ज़्यादा है, मैं ज़्यादा पैसे मतलब चीज़ें खरीद सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा पैसे यूज़ करूँगा, तो उसकी बात है वो भी वहाँ भी मैं क्या है डिमांड बढ़ा रहा हूँ। या फिर चौथी क्या चीज़ हो सकती है कि जो अ, मेरी कोई चीज़ को इंटरेस्ट भी है, मेरी कोई चीज़ में रुचि है, और मुझे कोई चीज़ पसंद भी है, मेरी पसंद और रुचि पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कोई चीज़ पसंद है, जैसे मोबाइल फ़ोन मुझे पसंद है और मुझे चलाने में भी रुचि है उसमें, तो मैं वो क्या है परचेज़ कर लूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ अल्टीमेटली डिमांड को बढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा पूरक वस्तुओं में किस सेंस में? जैसे अल्टीमेटली जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा, ऑब्वियसली बात है सभी फ़ोन का चार्जर साथ नहीं आता। मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा और सपोज़ को एक ही टाइप का मोबाइल फ़ोन हर कोई खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? उसके साथ वो चार्जर अलग से खरीदेगा, तो अल्टीमेटली फ़ोन खरीदा उसने और चार्जर की क्या है डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि चार्जर उसको लेना पड़ेगा साथ में। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे पूरक वस्तु यानी एक की दूसरी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक है। तो यानी पूरक वस्तुएँ भी क्या है इफ़ेक्ट करती है, प्रतिस्थापन वस्तुएँ भी इफ़ेक्ट करती है। प्रतिस्थापन किस सेंस में, जैसे मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, ठीक है? दोनों का 10-10 रुपए रेट है। ये मान लो कि कॉफ़ी का रेट बढ़ गई, महँगाई कॉफ़ी में जो है महँगी हो गई। तो अब कॉफ़ी होगी ₹20 की, चाय होगी ₹10 की, जो है खर्चा करने की कैपेसिटी 10 ही है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ना चाय से फ़र्क पड़ता है ना कॉफ़ी से। मैं अब चाय पीनी शुरू कर दूँगा, अल्टीमेटली कॉफ़ी का रेट बढ़ा, लेकिन यहाँ पे डिमांड किसकी बढ़ा दी? चाय की। तो यानी ये भी क्या है प्रतिस्थापन वस्तु के रूप में जो है ऐसे डिमांड बढ़ जाती है। और फिर इसके अलावा विज्ञापन होर्डिंग वगैरह अपन देखते हैं, या फिर न्यूज़ में टीवी में हम ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में हम ऐड देखते हैं, तो क्या होता है विज्ञापन होता है, वो क्या उनका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हमें तो पता ही नहीं होता जनरली कि यार ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। हम प्रोडक्ट देखते हैं, फिर हम क्या है हमारी उसको खरीदने की इच्छा जागृत होती है। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, विज्ञापन क्या कर रहा है? डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी विज्ञापन भी क्या है, डिमांड बढ़ा रहा है। और इसके अलावा फिर भविष्य के जो प्रति कीमतों की अपेक्षा होती है, कि हम सोचते हैं कि यार आने वाले टाइम में इस चीज़ की कीमतें बढ़ जाएँगी, तो हम क्यों ना आज ही इसको खरीद लें। तो यानी भविष्य की कीमतों के प्रति जो अपेक्षा होती है, कि आने वाले टाइम में इसकी कीमत अब इतनी हो जाएगी, तो मैं इसको आज खरीद लूँगा, इतना प्रॉफ़िट हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ की डिमांड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें 1 साल, 2 साल बाद खरीदनी थी, मैं खरीदनी थी, मैं उसको अभी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तो यानी ये हमने मोटे-मोटे 6-7 पॉइंट की बात करी, कि जो है माँग को कौन-कौन से कारक जो है इफ़ेक्ट करते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं तो माँग के प्रकार की बात करें, तो माँग के प्रकार में एक तो होती है डायरेक्ट डिमांड कौन करता है? डायरेक्ट डिमांड वो करेगा जैसे उपभोक्ता। मुझे जैसे कोई चीज़ क्या है, देखिए हाँ, अब मुझे कंज़्यूम करनी, जैसे मैगी है, मैं कोई दुकान से गया, तो डायरेक्ट यानी लास्ट प्रोडक्ट हो गया, यानी अंतिम वस्तु और सेवा होगी, कि हाँ, अब उसको कंज़्यूम इंसान कर सकता है। तो अंतिम वस्तु सेवा को उपभोग कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। तो यानी ये डिमांड किसकी होती है अल्टीमेटली, डायरेक्ट डिमांड जो होती है, वो उपभोक्ता की होती है। इसी प्रकार इनडायरेक्ट डिमांड होती है, इनडायरेक्ट डिमांड किसकी होती है? उत्पादक की, जो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी उसको मध्यस्थ वस्तु चाहिए, यानी उसको कोई चीज़ रॉ मटेरियल चाहिए, उससे वो सामान बनाएगा, तो यानी मध्यस्थ वस्तु की डिमांड करेगा और उसकी जो वो बढ़ाएगा, तो यानी अल्टीमेटली इनडायरेक्ट डिमांड होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट चीज़ों में नहीं आ रही, वो इनडायरेक्ट चीज़ों में यूज़ में आ रही है। तो इसलिए इनडायरेक्ट चीज़ों की डिमांड कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, उत्पादक करता है। इसके अलावा फिर बात होती है संयुक्त माँग की। जैसे मैंने अभी मोबाइल का एग्ज़ाम्पल बताया था, मोबाइल है, मोबाइल खरीदूँगा, मैं चार्जर भी लूँगा साथ में, मैं सिम कार्ड भी लूँगा, मैं उसका टेम्पर्ड भी लूँगा, मैं उसका बैक कवर भी लूँगा। अल्टीमेटली क्या है, ये संयुक्त माँग होगी, चीज़ मैंने एक खरीद ली, लेकिन माँग क्या होगी, संयुक्त माँग होगी। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धी माँग होगी, प्रतिस्पर्धी माँग में हम जनरली किसकी बात करते हैं कि कॉम्पिटिशन है मार्केट में, कॉम्पिटिशन के चलते उसकी डिमांड बढ़ गई। जैसे कोई ये चीज़ 10 लाख में बेच रहा था, बोली लगी 20 लाख की, फिर लगी 30 लाख की, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंपटीशन से क्या है, डिमांड बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली ये भी माँग को इफ़ेक्ट कर रहा है।
क्योंकि मार्केट में क्या था, कंपटीशन था। उसके अलावा फिर क्या है, समग्र मांग जैसे एक ही कोई वस्तु बहुत सारे उद्देश्यों के लिए पूर्ति कर दे। जैसे दूध है, दूध से क्या बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, दूध से और भी बहुत तरीके के जो है पेय पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो यानी अल्टीमेटली क्या है, एक चीज कई चीजों की उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, वो क्या है, समग्र मांग कहलाती है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग में एक व्यक्ति विशेष जो है कोई चीज की डिमांड करता है, और बाजार मांग में क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति जो है कोई चीज की डिमांड करते हैं, यानी इंडिविजुअल कोई डिमांड करे, वो व्यक्तिगत मांग होगी। बाजार मांग वो होगी जिसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है डिमांड करते हैं। और उसके बाद हमने जो है मांग का नियम पढ़ा था। तो मांग के नियम क्या होता है, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है तो कोई चीज की डिमांड क्या कम होती है, ऑब्वियसली बात है। अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो जनरल टर्म में देखा जाए तो लोग क्या है, वेट करते हैं कि वो चीज सस्ती हो मैं तब खरीदूंगा, यानी डिमांड कम हो जाएगी उस चीज की। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो जैसे आवश्यक वस्तु जैसे नमक है, दवाइयाँ हैं, अब ये तो हम देखेंगे नहीं यार, ये चीज सस्ती हो तो मैं खरीदूंगा, ऑब्वियसली बात है। जब जरूरत पड़ती है हम खरीदते हैं, तो अल्टीमेटली इसका कीमत से क्या इफेक्ट पड़ा, डेली लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, चाहे कीमत कितनी बढ़े। लेकिन ये जो है कीमत ने डिमांड को इफेक्ट नहीं किया। इसी प्रकार वेबलेन वस्तुएं थी, वेबलेन जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा की, जैसे सोना है, अब कोई किसी को सोना खरीदना वो खरीदेगा, वो ये नहीं देखा इसकी कीमत, क्योंकि सोने की कीमत दिन बर दिन बढ़ रही है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि लोग खरीदना बंद कर देंगे, नहीं होगा, क्योंकि प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं, लोगों के दिमाग में छप रखी है ये चीज, या जो सोने की इमेज होती है। तो अल्टीमेटली क्या है, वेबलेन वस्तुओं की तीसरी होती है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे जैसे रोटी है, गेहूं है, चावल है, ये सारी क्या है, गिफिन वस्तुएं हैं। गिफिन वस्तुओं में अब इनकी अगर कीमतें बढ़ेंगी तो उसली बात है, फिर भी इनकी डिमांड पे ऐसे है कि ये नहीं कि मैं इनको खरीदना बंद कर दूंगा, तो ये भी होगा। फिर कौन सी होते हैं, नशीले पदार्थ, दवाई, नशीले पदार्थ, कोई भी जैसे अल्कोहल हो गया। तो अब क्या है, अगर कोई जैसे दारू पीता है, अब जैसे कोरोना काल में देख लो, दारू के जो रेट कितने ज्यादा हाई हो, फिर भी लोग खरीद रहे थे। अल्टीमेटली क्या है, ये भी क्या है, एक्सेप्शन के रूप में हो गया, क्योंकि कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग जो है उस चीज की डिमांड कर रहे हैं। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो जैसे फैशन की वस्तुएं हो गई, घड़ियां हो गई, क्लोथ्स हो गए, यानी इस प्रकार जो है मांग के ये है अपवाद है, मांग के जो नियम है उसके अपवाद है, क्योंकि जनरल कंडीशन में जब कीमतें बढ़ती हैं तो क्या है, जो है डिमांड घटती है। पर इनमें जनरली कीमतें बढ़ने पे डिमांड पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की जो कोई डिमांड होती है वो करते ही करते हैं। फिर हम कल हमारा थोड़ा टॉपिक रह गया था कि आपूर्ति आपूर्ति के बारे में, हम आपूर्ति के बारे में अभी करते हैं। उसके बाद हम नया चैप्टर इन्फ्लेशन शुरू करेंगे, महंगाई शुरू करेंगे। तो पहले हम आपूर्ति को कवर कर लेते हैं। तो सेम जैसे हमने टाइप ऑफ डिमांड करे थे, हमने मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की भी बात करी थी। तो इसी प्रकार जो है हम आपूर्ति को भी प्रभावित करने वाले कारकों की, तो आपूर्ति के अगर हम जो है क्या आपूर्ति को कौन कौन इफेक्ट करता है, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात करें, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, तो सेम क्या होगा, आपूर्ति कौन कौन इफेक्ट करेगा, सो सीधी सी बात, कीमतें, कीमतों में उतार चढ़ाव होगा, उस प्रकार से सप्लाई भी क्या है, इफेक्ट होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ और अगर कीमतों पर इफेक्ट दिखेगा तो उसकी बात है, मैं मार्केट में उस हिसाब से चीजों की क्या है सप्लाई करूंगा, तो यानी कीमतें क्या है इफेक्ट करेगी। दूसरी क्या है, कीमतों के अलावा और कौन से जो फैक्टर है, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, अगर कच्चा माल मुझे सही से अवेलेबल है तो उसकी बात है मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, कच्चा माल है ही नहीं मार्केट में, मैं सप्लाई कहां से बढ़ा दूंगा, तो कच्चे माल की उपलब्धता इफेक्ट करेगी। तीसरी क्या है, परिवहन, परिवहन के साधन, भाई कोई चीज का कितना अच्छा ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर कोई चीज का प्रोडक्ट जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, उसको इजी है, भाई मैं कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, भाई मैं सही से ट्रांसपोर्ट कर पा रहा हूँ, उस चीज का प्रॉपरली कोई चीज जा पा रही है कि हाँ मैं इतना ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, तो दूसरी बात है मैं सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ। और अगर ये परिवहन में अगर साधनों की अगर सपोज करो शॉर्टेज है, मेरे पास इतने नहीं है कि मैं उन चीजों की वो कर सकूं, या फिर मेरे पास इतना खर्चा करने का वो नहीं है कि हाँ मैं इन चीजों की सप्लाई इस लेवल पे कर सकूं, तो उसलिए बात है परिवहन के साधन भी क्या है आपूर्ति को प्रभावित करेंगे। उसके बाद क्या है, श्रमिक, श्रमिक किस प्रकार से करेंगे, यानी श्रम की उपलब्धता, अगर लेबर की शॉर्टेज चल रही है तो मैं कहां से सप्लाई बढ़ा दूंगा,
अगर लेबर की शॉर्टेज चलेगी या फिर लेबर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी उनके पैसे की, अगर मेरी इतनी औकात नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पे श्रम की उपलब्धता क्या है? इफ़ेक्ट करिए सप्लाई को, क्योंकि श्रम जितना सस्ता होगा, श्रम जितना अवेलेबल होगा, तो मैं क्या है उतनी ही ज़्यादा सप्लाई क्या है बढ़ा सकता हूँ। और फिर इसके अलावा और हम अगर बात करें उत्पादन की लागत, मेरा अगर सपोज़ करो ₹100 का बजट है और सपोज़ करो ₹100 में मैं जनरली 100 ही आइटम कोई बनाता हूँ, ठीक है? उत्पादन की लागत बढ़ जाए, तो क्या है? अब मैं 100 आइटम बनाता हूँ, तो मैं अब क्या कम बना पाऊँगा। सीधी-सी बात है, तो यानी सप्लाई कम बढ़ाऊँगा तो सप्लाई कम करूँगा। सेम कंडीशन है, उत्पादन की लागत अगर सस्ती हो जाए, सस्ती होगी, सपोज़ करो मैं ₹100 की 100 चीज़ बनाता था, अब सस्ता हो गया तो मैं 100 से ज़्यादा बना पा रहा हूँ, तो यानी सप्लाई क्या बढ़ा रहा हूँ। यानी उत्पादन की लागत किस प्रकार, यानी कोई चीज़ मैं मेरे को बनाने में कितने की पड़ रही है वो, ताकि मैं उसको फिर बाद में सप्लाई करूँ, तो यानी उत्पादन की लागत क्या है, इफ़ेक्ट कर रही है। और उसके बाद फिर क्या है, पूँजी की उपलब्धता, पूँजी की उपलब्धता, मेरे पास पैसा कितना है? पैसा सीधी-सी बात है, अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा है, हमने बात करी थी कि विक्रेता के पास यानी जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो वो इन्वेस्ट करेगा, तो यानी रोज़गार जनरेट होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, पूँजी की उपलब्धता, अगर ये पैसा किसी के पास ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। तो यानी अल्टीमेटली क्या है? इन्वेस्ट करेगा तो अल्टीमेटली क्या है? क्या है? चीज़ों की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में क्या है, चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, और पूँजी की उपलब्धता अगर कम है, शॉर्टेज है, तो क्या है? सप्लाई क्या है? कम हो जाएगी। और इसके अलावा और और क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है? उन्नत तकनीक, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई चीज़ अगर मैं कोई चीज़ हैंडमेड है, कोई चीज़ मशीन से बन रही है। हैंडमेड मान लो दिल्ली की मैं 10 चीज़ बना रहा हूँ, मशीन से मैंने 1000 बना दी, तो अल्टीमेटली सप्लाई कौन बढ़ा रहा है? यानी जो 1000 बना रहा है वो सप्लाई बढ़ा देगा, सीधी-सी बात है। यानी जितनी ज़्यादा उन्नत टेक्निक होगी, वैसे ही क्या है हम जो है सप्लाई को जो है बूस्ट कर सकते हैं। तो उन्नत तकनीक भी प्रभाव वो कर रही है। उसके अलावा फिर क्या है? उसके अलावा फिर क्या है? सरकार की नीतियाँ होंगी। और कौन इफ़ेक्ट कर रहा है? सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ कैसे इफ़ेक्ट करेगी? सपोज़ करो मुझे कोई कंपनी लगानी है, सरकार चाहती है कि मैं कोई चीज़ का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करूँ, सप्लाई बढ़ाना अगर सरकार चाहेगी, तो मेरे लिए नियम कानून क्या है? ईज़ी होंगे, आसान होंगे, मुझे वो चीज़ें करना आसान होगी। सरकार चाह रही है कि ये सप्लाई इतनी ज़्यादा ना हो, सप्लाई कम करनी है, तो क्या करेगी? उतने ही ज़्यादा रूल रेगुलेशन लगा देगी, मेरे हाथ उतने ही ज़्यादा बाँध देगी, और मैं चीज़ों को करने से पहले 10 बार सोचूँगा। पर अल्टीमेटली क्या है, सरकार की नीतियाँ इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे लाइसेंस देना हो कोई कंपनी को, तो इसी तरह इसलिए लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो यानी अल्टीमेटली सरकार जो है अपनी टूल्स यूज़ करेगी। 7वां के बाद 8वां पॉइंट, सरकार की नीतियों के बाद क्या है? प्राकृतिक परिस्थितियाँ, जैसे मौसम है, मौसम बिगड़ गया, यानी नेचुरल कोई भी चीज़ होगी, तो क्या इफ़ेक्ट करेगी? नॉर्मली ये मान लो कि मैं 1 घंटे में यहाँ से वहाँ कोई सामान पहुँचा सकता हूँ, ठीक है? और जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है? मौसम बहुत तगड़ा तूफ़ान आ गया या कोई भी मौसम की परिस्थितियाँ बिगड़ गई, तो क्या हुआ? सप्लाई बाधित हो गई, तो अल्टीमेटली क्या है? पर्यावरण परिस्थितियाँ होगी, पर्यावरण परिस्थितियाँ कैसी है? यानी ये भी क्या है, इफ़ेक्ट करेगी पर्यावरण की प्राकृतिक परिस्थितियाँ या पर्यावरण की परिस्थितियाँ। फिर ठीक है, और आपूर्तिकर्ताओं की संख्या कितनी है? आपूर्तिकर्ता की संख्या, यानी सीधी-सी बात है, आपूर्तिकर्ता की संख्या ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर संख्या कम है, तो सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। आपूर्तिकर्ताओं की संख्या क्या है, इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, वस्तु और सेवा की प्रकृति क्या है? प्रकृति, वस्तु और सेवा की क्या है? प्रकृति। प्रकृति किस प्रकार? जैसे कोई मान लो कोई चीज़ है, जैसे दूध है, 2 दिन में खराब हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, साल भर खराब नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जो 10-10 साल भी चलती है। तो अल्टीमेटली तीनों में फ़र्क क्या है? कि उनकी प्रकृति है, किसी का जो लाइफ़ है, वो 1-2 दिन का है, किसी का 1 साल का, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल। यानी अल्टीमेटली जो जैसे 1-2 दिन की कोई है, तो इनमें उसकी सप्लाई बढ़ा के तो नहीं रख सकता। यानी वो उसको जो है आपूर्ति करना इतना आसान नहीं है। कोई चीज़ है कि मैं एक बार ले आया, 10 साल तक मैं मतलब उस चीज़ को ज़रूरत नहीं है मुझे इधर-उधर करने की, तो अल्टीमेटली क्या मैं उसकी सप्लाई अच्छे से कर सकता हूँ। दूसरी क्या चीज़ कोई बड़ी या महँगी वस्तु हो सकती है, वो हो सकता है हम इतनी ज़्यादा ना रखें, पहले से स्टॉक में रखें। तो अल्टीमेटली सप्लाई को
वस्तु और सेवा की प्रकृति डिपेंड करेगा कि वस्तु और सेवा की प्रकृति कैसी है और इस हिसाब से सप्लाई क्या है इफेक्ट होगी। यानी यानी जो वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं उनकी आपूर्ति हम वो आपूर्ति वस्तु वर्ष भर नहीं बनाए रख सकते, तो अतः हम क्या करेंगे उनकी आपूर्ति को और जो वस्तु जल्दी खराब नहीं होती उनकी आपूर्ति को हम वर्ष भर बनाए रख सकते हैं। यानी वस्तु और सेवाओं की प्रकृति क्या है, ये इफेक्ट करेगी यहाँ पे। उसके अलावा भविष्य की कीमतों की प्रति अपेक्षा वही सेम बात आ गई, भविष्य में क्या है कीमतें बढ़ जाए या कीमतें कम हो जाए, तो ये भी क्या है प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली क्या है। अगर मुझे लगा कि यार इसकी भविष्य में कीमतें बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है सेम जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी तो लग सकता है भी। आज मैं कोई चीज बना रहा हूँ और उसको बेच रहा हूँ, मुझे पता है कि अब आने वाले टाइम में वो चीज़ महँगी हो जाएगी, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं उसकी जो है सप्लाई कम कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, आने वाले टाइम में उसकी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी सप्लाई क्या है कम कर दूँगा। तो यानी अल्टीमेटली क्या है, भविष्य की वो भी सोच रहा है क्या आने वाले टाइम में इसकी कीमतें बढ़ेंगी, तो अल्टीमेटली मैं क्या है, अभी सप्लाई कम कर देता हूँ, आने वाले टाइम में इसकी सप्लाई बढ़ा दूँगा, क्योंकि मुझे भी क्या है प्रॉफिट चाहिए। तो यानी अल्टीमेटली ये भी क्या है इफ़ेक्ट करेगा। उसके अलावा फिर तो ये हमने टोटल पॉइंट की बात कर ली। तो यानी ये क्या है, ये सभी क्या है आपूर्ति को क्या है इफेक्ट करेंगे। और इसी प्रकार हम बात करें आपूर्ति के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो हम आपूर्ति के अगर टाइप की बात करें तो पहली आती है बाजार आपूर्ति। बाजार आपूर्ति में क्या होता है, तो पहली आती है इसमें बाजार की आपूर्ति। तो यानी बाजार आपूर्ति में क्या होता है, जो दिल्ली की जो आपूर्ति होती है, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, दूध दही लेने जाते हैं, अल्टीमेटली जो दिल्ली की आपूर्ति होती है बाजार आपूर्ति होती है। तो यानी आपूर्ति पहली कौन सी होगी, बाजार आपूर्ति। यानी जो डे बाई डे की जो आपूर्ति होती है उसको हम जो है बाजार आपूर्ति कहते हैं। दूसरा होता है अल्पकालिक, अल्पकालिक आपूर्ति। यानी जो एकदम शॉर्ट पीरियड में जो है कोई चीज की जो है सप्लाई की जाती है, यानी वो कोई भी चीज की सप्लाई करने में टाइम बहुत कम लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो यानी अल्टीमेटली जैसे मतलब इतनी शॉर्टेज मान लो कि सपोज को मेरी कोई चीज की डिमांड थी, ठीक है, फिर बाद में मेरी डिमांड चेंज होगी, अब मैं कोई दूसरी चीज मांग रहा हूँ, पहले मैं उसको क्या है चेंज भी करा सकता हूँ। अल्टीमेटली क्या है अल्पकालिक आपूर्ति, यानी वो चेंजेबल है डिमांड। यानी अ, अभी फिलहाल कोई एक चीज की डिमांड है, लेकिन उसकी डिमांड चेंज होने से क्या हुआ, उस मतलब उस चीज को हम रिप्लेस करके मार्केट में दूसरी चीज ला सकते हैं। यानी अल्पकालिक आपूर्ति, यानी मतलब इसकी सप्लाई करना आसान रहता है, हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। यानी ये भी कहीं ना कहीं डे बाय डे 2 दिन 4 दिन ऐसे मतलब इस हिसाब की आपूर्ति होगी। उसके बाद आता है दीर्घकालिक आपूर्ति। जैसे मैंने कोई शोरूम खोला गाड़ियों का, तो सीधी सी बात है सपोज को मेरे पास कोई भी टाइप की 10 गाड़ियां हैं, ठीक है, तो दीर्घकालिक आपूर्ति में क्या होगा, अगर मैं दीर्घकालिक आपूर्ति, तो अब ये तो है नहीं कि मैं एक बार जब गाड़ियाँ ले आया तो मैं बार-बार उसको जो है रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि हाँ यार मैं डस्टर की गाड़ी मेरे शोरूम में है, लेकिन डिमांड जैसे हुंडई की हो गई, तो अब ये तो है नहीं कि मैं डस्टर को वापस वो करके फिर मैं हुंडई के ले आऊँगा। नहीं, इतना आसान तो नहीं है। तो यानी ये क्या है, ये दीर्घकालिक आपूर्ति है। ये और अल्पकालिक में क्या है, डेली यूज की चीजें मान लो कि हाँ जैसे जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनको हम वापस जो है चेंज करवा लेते हैं, कपड़े हो गए या कोई भी तरीके की जो माल रिप्लेस इजीली हो सकता है। यहाँ पे ये इजीली नहीं है, इसलिए दीर्घकालिक आपूर्ति है। यानी एक बार अगर मैं इस चीज को ले आया तो ये वर्ष भर बना रहेगा, पता नहीं कितने साल तक ये चीज बनी रहेगी। तो यानी इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद क्या है संयुक्त आपूर्ति। संयुक्त आपूर्ति में पीछे भी हमने पढ़ा था, जब हमने संयुक्त डिमांड की बात की तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे मैंने क्या है दूध है, छाछ एक साथ आपूर्ति कर दी, क्योंकि उसी दूध से क्या है छाछ भी बन रही है, उसी दूध से क्या है दही भी बन रहा है। यानी इसकी एक साथ मैंने गेहूं है, गेहूं के साथ क्या है चारा भी तो बन रहा है, गेहूं उसका बचा हुआ पोषण क्या है चारा ही तो है। तो यानी गेहूं चारे की आपूर्ति, यानी ये क्या है एक तरह की संयुक्त आपूर्ति है। फिर बात क्या है समग्र आपूर्ति। समग्र में हमने बात करी थी कि जो है एक ही चीज बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करे, तो यहाँ भी सेम चीज होगा। समग्र में जैसे पानी मान लो, पानी में अब जैसे बिजली बनाते हैं अपन पानी से बनाते हैं, ठीक है, तो
पानी और किस बिजली बनाने बिजली भी जैसे हमने बिजली की बात करते हैं तो बिजली भी अलग-अलग टाइप की होती है जैसे अपने विंड वाली देखते हैं, सोलर वाली देखते हैं। यानी अल्टीमेटली क्या है जो बिजली बनाने में चीज़ें काम आ रही है, तो वो भी क्या है समग्र आपूर्ति में आएगी पानी से, नदी से, वर्षा से ठीक है? और अल्टीमेटली क्या होगा तो पानी की आपूर्ति किस चीज़ से हो रही है? नदी का भी पानी है, तालाब का भी है और वर्षा का भी है, ठीक है? यानी समग्र हो गया। सेम बिजली, बिजली क्या है? हाइड्रो वाली भी है और बिजली किस चीज़ की है? सोलर वाली होगी। यानी बिजली की सप्लाई और किसी यानी अल्टीमेटली पानी भी क्या है समग्र जो है आपूर्ति का एग्जांपल हो गया बिजली भी क्या है ये समग्र यानी एक चीज एक ही है उद्देश्य इसके क्या है अलग अलग देख रहे हैं कि बिजली भी कितने टाइप की होगी ये जो है समग्र जो है आपूर्ति की हम बात करते हैं अब बात करते हैं हम आपूर्ति का जो नियम क्या कहता है तो हमने पहले तो डिमांड और डिमांड का लो पढ़ा था हमने पढ़ा था डिमांड का नियम क्या था तो यहाँ पे क्या है आपूर्ति का नियम डिमांड के नियम में हमने जनरली बात करी थी कि ये कीमत है ये क्या है मांग है तो इसमें हमने यही तो ग्राफ देखा था कि कीमतें जब बढ़ेंगी तो क्या है डिमांड कम होगी लेकिन यहाँ पे ये क्या है एक तरीके से नेगेटिव ग्राफ है नेगेटिव ग्राफ है ये पॉजिटिव होता है यानी यहाँ पे कीमतें और आपूर्ति क्या पॉजिटिव होगा कीमतें बढ़ेंगी तो क्या है आपूर्ति भी बढ़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है कीमतें बढ़ेगी तो मैं क्या हूँ प्रोड्यूसर हूँ तो मैं क्या करूंगा मेरे पास पैसा ज्यादा है क्यों क्योंकि कीमतें मैंने आपको बताया था कि जब जब वस्तु और सेवा की कीमतें बढ़ती हैं तो लाभ विक्रेता को लाभ होता है वो इन्वेस्ट करता है तो मैं क्या है चीजों की सप्लाई बढ़ा दूंगा ऑब्वियसली बात है लेकिन इसके भी अपवाद हो सकते हैं अपवाद किस सेंस में कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ी फिर भी आपूर्ति कम हो जाए कैसे हो सकता है कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है बाढ़ आ गई ठीक है और वे बेसिक वस्तु से कीमतें बढ़ी मैं सप्लाई कर ही नहीं सकता प्राकृतिक परिस्थितियां रीजन बन गई उस चीज का उसके अलावा फिर और क्या चीज होता है सरकार की नीतियां सरकार नहीं चाह रही कि वस्तु और सेवा की सप्लाई बढ़े तो ऑब्वियसली बात उस हिसाब से जो है लाइसेंस मतलब देना मुश्किल कर दे और नियम ऐसे कोई कानून बना दे यानी सरकार की नीतियां होंगी उसके अलावा और क्या हो सकता है परिवहन परिवहन में बाधा किसी भी टाइप का जैसे बाढ़ आ गई तो परिवहन भी इतना आसानी से नहीं होगा कोई तूफान आ गया और आ गया या फिर तो यानी क्या है परिवहन में बाधा हो जाए किसी भी टाइप की तो भी क्या है वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति को क्या है बाधित कर देगी और क्या है बाजार में एकाधिकार मोनोपोली अब सपोज करो कोई बाजार में एक ही दुकान है ठीक है और जनरली सप्लाई कब बढ़ती है कोई चीजों की मार्केट में कंपटीशन जब होता है प्रतिस्पर्धा होती है तब बढ़ती है लेकिन बाजार में अगर मोनोपोली भी हो जाए बाजार में किसी का एकाधिकार हो गया तो उसकी बात है वो सप्लाई बढ़ाई ना बढ़ाई क्योंकि उसकी तो चीजें वो क्या है महंगी बेच देगा जो जितनी बना रहा है उनको महंगी कर देगा तो वो उस पर डिपेंड होगा क्योंकि मार्केट में क्या है मोनोपोली है सामान कम जाएगा ऑलरेडी कम जाएगा एक ही दुकान है वो उस चीज को बढ़ाने वाला जो है एक ही इंसान है तो वो क्या है सप्लाई उस हिसाब से क्या है इफेक्ट करेगा यानी अल्टीमेटली जनरली क्या होता है कीमतें बढ़ने पे आपूर्ति जो है बढ़ती है पर ये जैसे प्रतिस्पर्धा होगी कोई भी ठीक है तो प्रतिस्पर्धा के कारण जैसे सपोज करो कि कोई चीज 20 रुपए की बेच रहा है पास आया वो 15 की देने लग गया अब बेशक यानी अल्टीमेटली क्या है कोई चीजों की सॉरी कोई चीज मार्केट में मान लो 25 रुपए की बिक रही है ठीक है और मार्केट में उस चीज की शॉर्टेज चल रही है तो क्या है आने वाले टाइम जैसे 25 की वो 30 की बिकने लग गई ठीक है लेकिन आपूर्ति अगर उसकी उतनी नहीं हो पा रही यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर कोई चीज की प्रतिस्पर्धा होगी उसका शॉर्टेज हो जाएगी एक तरीके से क्योंकि लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं उस चीज को और क्या है सप्लाई क्या है बाधित हो जाएगी उससे और सेम यही चीज क्या होगा कि अगर वस्तु और सेवा में अगर जैसे मोनोपोली बाजार में अगर किसी का एकाधिकार बढ़ जाता है तो बाजार में एकाधिकार बढ़ने की वजह से तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर जैसे बाजार में अगर एकाधिकार हुआ तो एकाधिकार होने से क्या होगा मोनोपोली होने से तो कोई जरूरी नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो सप्लाई बढ़ाई वो डिपेंड करेगा उसकी मन मर्जी चलेगी क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा है ही नहीं कंपटीटर है ही नहीं यानी मोनोपोली है उसकी तो कीमतें बढ़ने के बाद भी आपूर्ति बढ़े ना बढ़े कोई कह नहीं सकते तो ये भी एक्सेप्शन हो गया तो इस प्रकार जो है ये सारे क्या है
एक्सेप्शन है कि हाँ किस प्रकार जो है कीमत बढ़ने के बाद भी क्या है आपूर्ति बढ़े या ना बढ़े वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये सारे इसके अपवाद के रूप में आ जाएंगे। और अब बात करेंगे कि कीमत का निर्धारण कैसे निर्धारण होगा कि कोई कीमत। तो इसमें जनरली हम देखते हैं कि कोई भी उत्पादक है कोई चीजों को बनाता है। ये मान लो एक उत्पादक हो गया। हमने अभी डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखा था, एक ग्राफ ऐसे जा रहा था एक ऐसे जा रहा था। यानी ये पॉइंट क्या है, यानी ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें कोई भी एक उत्पादक और एक उपभोक्ता, यानी उत्पादक कोई प्राइस पे चीजों को बेचने की वो रखता है, इच्छा रखता है कि हाँ इस पर बेचूंगा। और सपोज करो कि उसने अपना बढ़ाया कि हाँ मैं इस रेंज के बीच में बेचूंगा, ठीक है। और सेम वो वाला कॉन्सेप्ट है कि हम दुकान में जाते हैं, सपोज करो कि 500 रुपए की कोई चीज है, दुकानदार ने डिमांड करी 500 रुपए की, मैंने कहा यार 200 रुपए में दे दे, उसने 450 करे, फिर मैंने 250 करे। यानी इस प्रकार एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की सहमति बन जाती है, यानी वही क्या है उस वस्तु की कीमत है। यानी सेम यही चीज है कि कोई भी उत्पादक और उपभोक्ता, जब दोनों यानी उत्पादक तो बेचने को, उपभोक्ता खरीदने को जिस कीमत पे तैयार हो जाते हैं वो उस वस्तु की क्या है कीमत कहलाती है। तो यानी अल्टीमेटली यानी यहाँ पे अपने अल्टीमेटली ये कौन सा था, ये था मांग का नियम। मांग का नियम था, ये कौन सा था, ये आपूर्ति का नियम। तो यानी यहाँ पे दोनों जब ये मिलते हैं ना, ये वही पॉइंट होता है। यहाँ पे कोई भी जो है उत्पादक बेचने को तैयार रहता है, कोई भी उपभोक्ता खरीदने को तैयार रहता है। तो यानी ये वस्तु की क्या होती है, ये मात्रा होगी और ये क्या होगी, कीमत होगी। और यहाँ पे क्या है, वस्तु खरीद ली जाती है। हम बात करेंगे उत्पादन के कारकों की। तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के कारकों में जनरली अगर हम बात करें तो 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उत्पादन की डायरेक्ट प्री में आता है इस तरह का क्वेश्चन, उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। तो डायरेक्ट अगर ये प्री में आएगा तो एक पूछ लिया अभी कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन, ये उत्पादन का कौन सा कारक नहीं है। तो 4 क्या है, उत्पादन के कारक है। और किस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे भूमि होगी तो भूमि पे हमें क्या मिलता है, जनरली किराया मिलता है, रेंट मिलेगा, ठीक है। श्रम में क्या मिलता है, श्रम में क्या है, मजदूरी मिलती है। इसी प्रकार पूंजी में क्या मिलता है हमें, ब्याज। देखिए हम कोई भी चीज किसी को देते हैं तो पूंजी में हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। और हम कोई भी उद्यमी है तो उसको उसको क्या होता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, लाभ। यानी अल्टीमेटली उत्पादन के 4 कारक होते हैं। और जो है हर कारक की क्या है, एक कॉस्ट होती है, एक लागत होती है। यानी उत्पादन कारक है इनकी लागत है। यानी भूमि पे किराया मिलेगा, श्रम पे मजदूरी मिलेगी, पूंजी पे ब्याज मिलेगा और उद्यमी को क्या है, लाभ मिलेगा। ये उत्पादन के जो है फैक्टर ऑफ कॉस्ट है। और यही क्या है, फैक्टर कॉस्ट जो है, फैक्टर ऑफ कॉस्ट जो है, यानी इन सबको मिला देंगे तो ये क्या बनेगी, फैक्टर ऑफ कॉस्ट। यानी इसको बोलते हैं साधन लागत। यानी मैं इन सबको अगर मिला दूं, यानी अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, यानी मैंने किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, अगर मैंने सबको ऐड कर दिया, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, यानी मैंने उत्पादन के ये कारक हैं, इनकी जो भी लागत है, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो ये फैक्टर ऑफ कॉस्ट यानी साधन लागत बनेगी। यानी हम जब भी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, यानी एग्जाम में प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैक्टर ऑफ कॉस्ट है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हम उसमें किराया भी इंक्लूड करते हैं, मजदूरी होती है, ब्याज भी होता है और लाभ भी होता है। ये सारा जब ऐड होता है तब जाके कोई चीज की फैक्टर ऑफ कॉस्ट निकलती है। और ये फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि हम आगे जब भी जैसे जीडीपी वगैरह भी करते हैं हम और करते हैं, तो जैसे हमें बाजार में जब बाजार का मूल्य जब भी निकालना होता है ना, तब ये चीजें काम आती है। क्योंकि बाजार मूल्य जब भी निकालते हैं अपन, तो उसमें हम, क्योंकि बाजार मूल्य जब भी निकालते हैं, बाजार का मूल्य, उसमें यही क्या है,
फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट में हम अप्रत्यक्ष कर यानी फैक्टर कॉस्ट में हम जो है अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं। यानी हमें कोई चीज का बाजार मूल्य निकालना है तो उसकी फैक्टर को, जैसे अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बता देता हूँ, आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जैसे मैगी है, ठीक है। अब मैगी का बाजार मूल्य क्या हो, तो ऑब्वियसली बात है कि मैगी बनी थी तो जैसे मैंने पहले बात करी उत्पादन चार, तो उसमें कोई भी उसके लिए मुझे भूमि थी, भूमि का कोई मेरे किराया, सपोज करो मैंने कोई रेंट पे कोई जगह ले रखी थी, मैंने जहाँ पे मैगी की फैक्ट्री लगा रखी है वहां पे मैंने कोई रेंट पे जगह ले ली थी, यानी भूमि है, उस पे क्या है, किराया लग रहा था, ठीक है। मजदूर थे तो क्या लग रही थी, मजदूरी भी लग रही थी। मैं मैगी बना रहा हूँ, मैंने कुछ एक बनवा किससे रहा हूँ तो मजदूरी देनी पड़ रही है उनको, मेरा किराया लग रहा है, मेरी क्या है, मजदूरी लग रही है। और क्या था, और इसमें फिर क्या थी, इसमें जो है ब्याज। सपोज करो कि मैंने कोई चीज पूंजी किससे उधार ली तो ऑब्वियसली बात है मैं उस पर ब्याज चुकाऊंगा, यानी अल्टीमेटली क्या है, ब्याज भी लग रहा है और मुझे लाभ भी हो रहा है। अल्टीमेटली मैंने मैगी बनाया तो ये सारी चीजें मुझे मतलब मेरे साथ हुई, ये क्या थी, फैक्टर कॉस्ट थी, यानी कोई चीज मैं बना रहा था, ये मेरी फैक्टर कॉस्ट ये निकल के आई। और इसमें क्या है, अब ये तो है नहीं कि मैगी का पैकेट बन गया तो वही होता है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेती है सरकार, क्योंकि टैक्स हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट में ऐड होता है, तो उसमें क्या है, मेरी जो भी फैक्टर कॉस्ट थी, यानी कोई चीज मार्केट में कब आई है उसकी फैक्टर कॉस्ट लगी है, प्लस पे इनडायरेक्ट टैक्सेज लगे हैं, ठीक है। और इसमें सरकार जैसे सब्सिडी देती है तो अल्टीमेटली क्या है, सरकार हमें चीजों को वो दे रही है, रियायत दे रही है, तो सब्सिडी को हम घटा रहे हैं क्योंकि इससे में हमारा कोई पैसा जा नहीं रहा। तो अल्टीमेटली मार्केट में कोई भी चीज आएगी, अगर उसमें फैक्टर कॉस्ट, ये सारी फैक्टर कॉस्ट को ऐड, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दूं, उसमें सरकार ने जो सब्सिडी दी है तो वो उसको घटा दूं, तो अल्टीमेटली क्या निकल गया, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। यही क्या है अल्टीमेटली, जो लास्ट में अपन देखते हैं ना कि मैगी 10 की आ रही है, 12 की आ रही है, अल्टीमेटली उसमें ये सारा ऐड होके, ये माइनस होके, अगर सब्सिडी नहीं है तो उसके बाद कुछ नहीं आएगा। अगर बाकी जनरली अगर सब्सिडी अगर सरकार दे रही है कोई चीज पे तो वो हो जाएगी, यानी बाजार मूल्य क्या है, फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स और ये सब्सिडी माइनस करने के बाद अपन बाजार मूल्य निकाल सकते हैं इस चीज का। तो इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर डिमांड और सप्लाई का जो है पूरा होता है। और अब हम आगे जो है बात करेंगे इन्फ्लेशन की, आगे हम इन्फ्लेशन चैप्टर शुरू करेंगे। तो अभी तो फिर चैप्टर अभी शुरू ही हो पाएगा, तो हम अगली वीडियो में जो है इन्फ्लेशन चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम फिर इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और अगर आपको जैसे, अगर आप आरएएस की या फिर जैसे कोई भी सिविल सर्विस के एग्जाम की, अभी जैसे राजस्थान एसआई का एग्जाम भी आने वाला है, और भी जैसे इकोनॉमिक्स का पोर्शन आएगा, तो आप मान के चलना, क्योंकि ये जो जितना भी हम मटेरियल अभी तैयार कर रहे हैं ना, तो उसमें मेरे जो नोट्स का सोर्स है वो जैसे स्टैंडर्ड गाइड, जैसे रमेश सिंह की बुक होगी, मतलब ऐसे कुछ स्टैंडर्ड गाइड, या फिर जैसे मेरे खुद के जैसे नोट्स हो गए, और जैसे एनसीईआरटी को रेफरेंस बना के ऐसे, यानी अल्टीमेटली आपका सारा अच्छे से इसमें कवर हो जाएगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं रहती। तो आप जो है जब भी अगर आप जैसे डायरेक्ट इस वीडियो पे, अगर थर्ड वाला ये वीडियो भी होगा तो ये अगर देख रहे हैं तो आप पहले वीडियो पहले देखें, फिर उसके मतलब ये कंटिन्यूस आप इस सीक्वेंस में ही देखें, बीच बीच में ब्रेक करके ना देखें, क्योंकि जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ तो आगे जो है ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आगे जो है ये सारी जितनी भी टर्म्स है यूज होंगे, तो आप जो है पहली वीडियो देखिए अर्थव्यवस्था एक परिचय वाला, उसके बाद डिमांड और सप्लाई का जो इससे पहले का वीडियो, और ये क्या है डिमांड और सप्लाई का दूसरा वीडियो, वैसे ये कौन सा है, तीसरा वीडियो है। तो ठीक है, धन्यवाद।